वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटेड। हम जानेंगे ये इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे था हिस्टोरिकली और अभी कैसे ग्रोथ है। इसमें आगे जाके कौन से थेरेपी वाइज जो भी ट्रीटमेंट है उसका डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही इसकी ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है उसका भी डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ वी आर स्टडिंग सम फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो इनका इंडस्ट्री समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जाके बस रिसर्च नहीं कर सकते। सो let's start. So if we see global pharmaceutical industry is around 1700 billion USD। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग वैल्यू वाइज ये पूरा इंडस्ट्री हम मैंने बताया 1700 बिलियन का ग्लोबल का यूएसडी में। नाउ जब भी कोई इशू आता है वायरस रिलेटेड या फिर कोई भी हिस्टोरिकली इफ यू सी स्पेनिश फ्लू या फिर अलग कोई तो ये इंडस्ट्री रिसर्च करती है, चाहे वो इंडिया की हो या फिर ग्लोबल की हो, वो रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर एक एंटी वायरस बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स very important and a very important part of the society. Now, if we see the industry is 1700 billion USD and it's growing at a rate of 5%। हिस्टोरिकली 3-4% से भी ग्रो करते थे बट कोविड के बाद इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग seeing a higher growth rate. Now, if we see what are the regions, so there are different kind of regions: North America, Europe, Asia, Middle East, Latin America। ये अलग अलग regions है। now इसमें भी North America is contributing around 44% and Europe is contributing around 26%। अभी ये अलग अलग रीजन का कंट्रीब्यूशन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहां से ही हमें समझता है कि कितना डिमांड आने का चांसेस है। एशिया पैसिफिक जहां पर इंडिया भी आता है, इट्स कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 21%। मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका इज कंट्रीब्यूटिंग 3.2 से 3.3% एंड लैटिन अमेरिका इज 4%। नाउ मतलब जो भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है वो एक हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन बन सकता है इंडिया के लिए। पहले क्या होता था, नॉर्थ अमेरिका या फिर अमेरिका में ज्यादातर चाइना से एक्सपोर्ट जाता था, बट बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन थियरी, चाइना प्लस वन अभी क्या हो गया, वो डाइवर्ट हो गया है पूरा इंडिया की तरफ या अलग अलग कंट्रीज की तरफ, ब्राजील हो या फिर अलग अलग जो भी कंट्रीज हो। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट कि हमें ये इंडस्ट्री समझना चाहिए। नाउ इफ वी अंडरस्टैंड थेरेपी वाइज कैसा इसका एक स्ट्रक्चर है। सो ऑन्कोलॉजी इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 16% इन दिस टोटल मार्केट। अभी ऑन्कोलॉजी क्या होता है, कैंसर रिलेटेड जो भी ड्रग है उसका पूरा रिसर्च, उसका पूरा जो भी मेडिसिन है वो ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट में, ऐसे ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट में होता है। उसके बाद आता है एंटी र्यूमेटिक्स, इट्स अराउंड 6.3 से 6.5%। उसके बाद एंटी डायबिटिक, एंटी र्यूमेटिक मतलब जो भी पेन रिलेटेड मेडिसिन हो उसका सारा मेडिसिन जो एंटी र्यूमेटिक्स इसमें आता है। देन एंटी डायबिटिक हो उसका 5 to 6%। एंटीवायरसेस, वैक्सीन, ब्रोकोडायलेटर्स, देन इम्यूनोसप्रेसर, सेंसरी ऑर्गन, एंटी हाइपरसेंसिटिव्स, देन एमएस थेरेपीज, एंटी कोलोजेंट्स, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इसमें अलग अलग जो है 2-3% का ऐसा गैप है। बट इसमें लार्जेस्ट है ऑन्कोलॉजी विच इज 16%। अभी ऑन्कोलॉजी तो लार्जेस्ट है, उसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ऑन्कोलॉजी ज्यादा है विच इज अराउंड 40%। इफ वी सी हिस्टोरिकली इन 2010 the total contribution of oncology in this R&D was around 26% and now it is around more than 40%। बिकॉज ऑन्कोलॉजी में ही ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें ही ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर क्योर मिलना इज वेरी डिफिकल्ट इन कैंसर। अलग अलग टाइप के जो भी कैंसर हो अभी भी उतना सक्सेस नहीं, थोड़ा बहुत है बट और ज्यादा भी इसमें R&D हो सकता है इन फ्यूचर। नाउ एंटी रूमेटिक एंड एंटी डायबिटीज आर लाइक सेकंड एंड थर्ड प्लेस। सो इसमें भी हाईएस्ट ग्रोथ आने का बहुत ज्यादा चांसेस है आफ्टर ऑन्कोलॉजी। जैसे कि हमने ऑन्कोलॉजी में दिखा है वैसे नाउ इसमें दो अलग अलग सेगमेंट भी है, एक इनोवेटर, एक जेनेरिक्स। इनोवेटर्स मतलब द companies who are doing innovations, which is around 62% of this industry, and generics 38%। अभी जेनरिक्स क्या करते हैं, इनोवेटर्स मतलब न्यू मेडिसिन बना के फिर उसका ब्रांड करके पेटेंटेड करके दे सेल इन द मार्केट, सो दे गेट अ हायर वैल्यू ऑफ देयर मेडिसिन। जेनेरिक इसका क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन होता है उसका एक बार पेटेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद दे मेक अ जेनेरिक वर्जन ऑफ दिस मेडिसिन, उसका एक नॉर्मल सस्ता वर्जन बनाते हैं बट वो
इट्स ऑल्सो इफेक्टिव, ऐसा नहीं है कि सस्ता है मतलब वर्क नहीं करेगा। एपीआई ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उसके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, उसका ऑपरेटिंग भी सिमिलर होता है, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट जो होता है वो भी सिमिलर होता है। सो व्हाट वी आर सीइंग कि आगे जाके जेनरिक कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा, बट वैल्यू टर्म्स में इनोवेटर्स का ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, बिकॉज इनोवेशन में करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, आर एंड डी बहुत ज्यादा, क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। सो दैट्स हाउ इट्स डूइंग नाउ। इन दैट ऑल्सो वी हैव टू स्प्लिट्स, एक तो बायोसिमिलर एंड बायोलॉजिकल और केमिकल फॉर्मुलेशंस। नाउ बायोसिमिलर is currently contributing 35 to 36% और 64-65% is from chemical। बायोसिमिलर मतलब जिसमें ऑर्गेनिक्स जो भी होता है वो यूज होते हैं, ना कि बस केमिकल्स यूज हो। ऑर्गेनिक सेल्स हो, जैसे कि वायरस के लिए एंटीवायरस हो, एंड रेबीज के लिए एंटी रेबीज हो, तो वो उसका वैक्सीन जो होता है वो बायोलॉजिकल बेस्ड होता है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। केमिकल्स में ऐसा नहीं होता है। केमिकल्स में कैसा होता है, जो प्रॉपर केमिकल्स होते हैं जो मेडिकल मेडिकल मेडिसिन में यूज हो सकते हैं वो यूज करते हैं, जैसे कि फिनॉल हो, जो फिनॉल प्लस अनहाइड्रस हाइड्रेट कंबाइन करके वी गेट पैरासीटामोल का एपीआई पैप, और वो पैप से फिर पैरासीटामोल मेडिसिन या फिर क्रोसिन या फिर डोलो 650 ये सब बनता है। उसके बाद व्हाट वी कैन सी कि बायोलॉजिक का मार्केट अभी इंक्रीजिंग फेज में है और केमिकल्स का थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, बट दोनों का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट केमिकल्स का ही ज्यादा है। सो इन फ्यूचर बायोसिमिलर्स बायोलॉजिकल्स का और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज बायोलॉजिकल्स का कैसा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा करना पड़ता है। सो क्या कर रहे हैं कंपनीज जो है वो आर एंड डी पे भी फोकस डाल रहे हैं, स्पेसिफिकली इन बायोसिमिलर्स। सो जो जो कंपनीज को प्रॉफिट दिखता है आगे जाके इसमें ग्रोथ आ सकता है, वो कंपनीज में कर रहे हैं और ज्यादातर वैसे ही कर रहे हैं। सो इफ वी सी हिस्टोरिकल डेटा ऑफ पाइपलाइन, तो उसमें क्या बताया है कि 1995 में बायोसिमिलर बायोलॉजिकल ड्रग्स था पाइपलाइन में, विच इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 10%, एंड नाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड मोर देन 40-45%। सो यहाँ पर पाइपलाइन जो बायोसिमिलर सिमिलर्स था उसका इंक्रीज हो गया, बिकॉज वहां से प्रॉफिटेबिलिटी, उसका यूजेस भी अच्छा है और उसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इफ यू सी कि कोरोना में जो कोविड का वैक्सीन हुआ है वो वैक्सीन से वी हैव टेक थ्रू इंजेक्शंस, ऐसा नहीं कि कोई केमिकल गोली खा के वो ठीक हो गया। सो certain increases in viruses, that's why we are seeing increase in this biosimilar industry now। If we see 2010 जो भी टॉप सेलिंग ड्रग थे उसमें से बस दो ही बायोसिमिलर या फिर बायोलॉजिकल थे। इन नाउ अभी के इसमें 21-22 में कैसे टॉप 5 ड्रग्स में आउट ऑफ 4 आर बायोलॉजिकल ड्रग्स। सो इसमें क्या हो रहा है चेंजेस, वी आर सीइंग द शिफ्ट फ्रॉम केमिकल ड्रग्स टू बायोलॉजिकल ड्रग्स, और जिसका वैल्यू भी ज्यादा होता है। सो इंडस्ट्री साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली। Now, what are the specific growth trigger if we can see? So, increasing income in emerging market। अभी जो emerging market है वहां पर population ज्यादा है, एंड उसमें अभी जो भी पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ रहा है, और ये डेवलपिंग जो भी कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में इनका जो हेल्थ केयर यूज था वो भी, उसका गैप अभी बहुत कम हो रहा है। एंड नाउ वी कैन सी एक्सपेक्टेड इन देयर एक्सपेंस, वी कैन सी इंक्रीज इन देयर एक्सपेंस ऑफ हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी ड्रग्स है उसका एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है। And second one is increase in R&D expenses. Now worldwide में if you see कि R&D expenses has increased, specifically in 2014 it was around 140 या 50 billion USD, and now it's around 272, मतलब यहाँ से वो डबल हो गया। तो आगे जाके भी इसमें इम्प्रूवमेंट आने का चांसेस है, एंड अगर ये R&D में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो सिमिलरली वी कैन सीक्वेंसिंगली वी कैन एस्टिमेट दैट ये सारा जो R&D किया है उसका सारा मेडिसिन में एक कन्वर्जन आ जाएगा और विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस इंडस्ट्री। नाउ एक 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 ऐसा भी फैक्ट है दैट द अप्रूवल्स which are of the new drugs approved by US FDA has increased compared to last
10 years। जो पहले 10 साल था उसमें दे आर गिविंग अप्रूवल एट अ रेट ऑफ 30 to 35 per year, but now they are giving like 50 plus drugs in a year। so ये क्यों हो रहा है? ये R&D में इम्प्रूवमेंट है। ये देयर इज अ नेसेसिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड न्यू ड्रग्स फॉर न्यू डिसीजेस एंड न्यू वायरसेस। तो इसके वजह से आगे जाके भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और एक जेन्युइन कोई भी ड्रग हो तो यूएसएफडीए भी अच्छे से अप्रूव कर देते हैं। सो एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन पेनिट्रेशन ऑफ जेनेरिक्स एंड बायोसिमिलर्स। ये दोनों का क्यों है कंपेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन या फिर जो भी बायोलॉजिक्स है? बिकॉज इसका कॉस्ट कम होता है। अगर हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंस करना है जो भी इमर्जिंग कंट्रीज में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज में वहां पर तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा हेल्थ ट्रीटमेंट रहता है एंड मोस्टली दे यूज जेनरिक मेडिसिन। सो गवर्नमेंट will introduce some regulations uh, to like distribute more generic and biosimilar medicines compared to biologics और this innovatives। because branded से क्या होता है, वर्क दोनों का सेम ही होता है बट उसमें डिफरेंस कॉस्ट का होता है। सो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है और वो उसका थ्योरेपेटिक जो इफेक्ट होता है वो भी सेम होता है। सो यही था डिटेल्स ऑफ लाइक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। नाउ सेकंड वीडियो में व्हाट आई विल कवर कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसा है उसका भी पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग and hope you like this video. So thank you.